नमस्कार दोस्तों, जीएस विद जीडी के आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे राज्यसभा की। राज्यसभा के बारे में हम आपको आज थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बेसिक रूप से राज्यसभा भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स था, उसी काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम बदल करके राज्यसभा कर दिया गया और इस काउंसिल ऑफ स्टेट्स का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। 3 अप्रैल 1952 को जो गठन किया गया था उसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था और इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 13 मई 1952 को, जिसकी अध्यक्षता, जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो इसकी अध्यक्षता उस समय के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। 23 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम बदल करके राज्यसभा कर दिया गया। जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स पहले काम कर रही थी उसी का नाम 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा कर दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 80 में इस बात की व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों से मिलकर बनेगा। 250 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और शेष 238 का चुनाव होगा और यह चुनाव राज्यों की विधानसभाओं द्वारा किया जाएगा। राज्यसभा में आवंटित जो स्थान हैं उनकी सूची संविधान की 4थी अनुसूची में वर्णित की गई है कि राज्यसभा में किस राज्य को कितना स्थान दिया गया है। इस अनुसूची में वर्णित स्थानों की संख्या जो वर्तमान समय में है वह 233 है और 233 यानी कि स्पष्ट है कि 233 ये और 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, कुल मिलाकर के 245 सदस्य होते हैं। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर का विभाजन करके 2 राज्य बनाए गए, यूनियन टेरिटरी बनाई गई, तब से इनके सदस्यों की संख्या घट करके अब 229 हो गई है और 8 सदस्य मनोनीत किए जाते, 8 सदस्य यूनियन टेरिटरी से आते हैं। तो इसका चुनाव कैसे होता है, हमें यह जानना सबसे पहले जरूरी है कि राज्यसभा के लोगों का चुनाव कैसे होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब इनका चुनाव डायरेक्ट जनता नहीं करती। डायरेक्ट जनता के न चुने जाने के कारण इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। राज्यों के प्रतिनिधियों का जो चुनाव होता है, जिसे हम विधानसभा के प्रतिनिधि कहते हैं, विधानसभा सदस्य कहते हैं, विधानसभा के सदस्य जो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य हैं वो सभी सदस्य एकल संक्रमणीय मत के आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के हिसाब से राज्यसभा के सदस्यों का चयन करते हैं। और जो संघ राज्य क्षेत्र हैं जहां पर विधानसभाएं नहीं हैं या अगर संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं भी तो उनके लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली बनाई गई है। वह व्यवस्था संसद करती है, जैसा कि संसद वर्णित करती है। तो आप जानते हैं कि 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिसमें विधानसभाएं हैं, अब तो 3 हो गई हैं। 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिसमें विधानसभाएं हैं और इन यूनियन टेरिटरी के लोग यानी संघ राज्य क्षेत्रों के लोग अपने अपने प्रतिनिधि का चुनाव राज्यसभा के लिए करते हैं। राज्यसभा में दिल्ली यूनियन टेरिटरी, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के विधानसभा के सदस्य हैं। बाकी किसी भी यूनियन टेरिटरी में अभी तक विधानसभाएं नहीं हैं। तो राज्यसभा के जो लोग चुने जाएंगे, जो राज्यसभा के सांसद चुने जाएंगे, चूंकि इनका विघटन नहीं होता है, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, तो इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और
6 वर्ष के लोगों का जो चयन होता है उसमें एक प्रक्रिया अपनाई गई है, जिस प्रक्रिया के द्वारा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद उनको हटा दिया जाता है। तो 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद हटा जाएंगे तो शेष बचे लोग अपना 4 वर्ष का और कार्यकाल पूरा करेंगे। उसके बाद दूसरे शिफ्ट में लोग 1/3 सदस्य हटाए जाएंगे, फिर तीसरे शिफ्ट में 1/3 सदस्य हटाए जाएंगे। इस तरीके से चक्रानुक्रम प्रक्रिया के अनुसार 1/3 सदस्यों को प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर कर दिया जाता है। अब प्रश्न यह होता है कि ऐसी व्यवस्था संविधान में क्यों बनाई गई कि राज्यसभा का विघटन नहीं किया जाएगा। उसका कारण ये है कि लोकसभा का की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष की होती है। तो 5 वर्ष की अवधि लोकसभा की, और अगर राज्यसभा की भी अवधि 5 वर्ष की जाती तो हो सकता है कि एक समय ऐसा आता कि जब लोकसभा के सदस्य भी रिटायर हो जाते और राज्यसभा के भी सदस्य रिटायर हो जाते और कोई विषम परिस्थिति होती, तो ऐसी परिस्थितियों में संसद द्वारा कानून कैसे पारित किया जाता। इसलिए व्यवस्था बनाई गई कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य हटा दिए जाएंगे। अच्छा, अगर अब मान लीजिए कि कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है या कोई अपना त्यागपत्र दे देता है, तो उसके लिए उपचुनाव करवाया जाता है, और जो उपचुनाव है वह शेष बची अवधि के लिए होता है। यानी कि अगर किसी सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है, सभी के कार्यकाल 6 वर्ष के हैं, और 6 वर्ष के कार्यकाल में अगर 4 वर्ष के कार्यकाल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए जो उपचुनाव किया जाएगा वह उपचुनाव केवल 2 वर्ष के लिए मान्य होगा। यानी कि शेष बचे समय के लिए ही उनका उपचुनाव किया जाएगा, उनका चुनाव किया जाएगा। राज्यसभा के सदस्य अगर चाहें तो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, और ये अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति को देते हैं। राज्यसभा का सभापति आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति होता है। अब हम इस बात की चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि इसका अधिवेशन कब आयोजित किया जाता है। तो राज्यसभा का अधिवेशन नियम यह है कि 1 वर्ष में 2 बार कम से कम किया जाएगा। 2 बार का मतलब ये नहीं है कि एक बैठक 31 जनवरी को ख़त्म हो जाए और दूसरी बैठक 1 दिसंबर को शुरू हो। तो जो 2 अवधि का जिक्र है, कम से कम 2 बैठकों का जिक्र है, उसमें यह बताया गया है कि पहली बैठक के अंतिम दिवस और दूसरी बैठक के प्रथम दिवस के बीच में 6 मास से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 बैठकें होना जरूरी है, लेकिन इन 2 बैठकों में 6 मास से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका अधिवेशन तभी बुलाया जाता है आमतौर पर जब लोकसभा का अधिवेशन बुलाया जाता है। लोकसभा का अधिवेशन जब आयोजित किया जाएगा उसी समय राज्यसभा का भी अधिवेशन आयोजित होगा। परंतु अगर मान लीजिए कि किसी समय 352 लगा हो, 356 लगा हो और 360 लगा हो, ऐसी परिस्थितियों में राज्यसभा के सदस्यों की आपातकालीन बैठक बुलाई जा सकती है, विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है, या लोकसभा विघटित हो तो ऐसी परिस्थिति में भी अधिवेशन राज्यसभा का बुलाया जा सकता है। ऐसा 1977 में एक बार किया गया था जब लोकसभा विघटित थी और 2 ऐसे राज्य थे, तमिलनाडु और नागालैंड, जहां पर राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाना था। ऐसी परिस्थितियों में राज्यसभा का विशेष अधिवेशन यहां पर बुलाया गया था। अब प्रश्न यह है कि राज्यसभा के अधिकारी कौन कौन होते हैं। पहली बात तो आप जानते हैं, उपराष्ट्रपति में भी बताया गया था कि राज्यसभा का सब प्रमुख जो व्यक्ति है वो होता है सभापति यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव करती है। इनके अलावा और सदस्य भी नामांकित किए जाते हैं कि अगर कतिपय परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों में कोई राज्यसभा का संचालन करने के लिए मौजूद न हो तो राज्यसभा का संचालन अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि इसके कार्य क्या हैं, इसके कार्य और इसकी शक्तियां क्या हैं। तो आमतौर पर राज्यसभा वो सभी काम करती है जो काम लोकसभा करती है, यानी कि जो कार्य लोकसभा का है वही कार्य राज्यसभाओं का भी है। लेकिन कुछ मामलों में राज्यसभा को विशेष अधिकार दिया गया है, जैसे कि
राज्यसभा अगर चाहे तो अपने जो सदस्य हैं उन सदस्य के स्थानों को रिक्त घोषित कर सकती है। यदि राज्यसभा का अधिवेशन चल रहा हो और ऐसी परिस्थिति में राज्यसभा अपने अधिवेशन में अनुपस्थित कोई व्यक्ति हो, लगातार अनुपस्थित रहा हो, और वह जो अनुपस्थिति है उसकी, वह राज्यसभा के सभापति से परमिशन नहीं ली गई है, उसकी आज्ञा नहीं ली गई है, और वह बिना आज्ञा के राज्यसभा के अधिवेशन से लगातार अनुपस्थित रहता है, ऐसी स्थिति में राज्यसभा के सभापति को इस बात का अधिकार होता है कि वह उस सदन के स्थान को, उस जो सदन में जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। इसमें वह समय शामिल नहीं किया जाएगा जब अधिवेशन न चल रहा हो अथवा व्यक्ति लगातार अनुपस्थित रहा हो और राज्यसभा लगातार 4 दिन तक न चली हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो राज्यसभा का सदस्य तो है परंतु वह 60 दिनों तक लगातार सदन से अनुपस्थित रहता है, तो राज्यसभा का सभापति उस स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। ऐसा 1976 में किया गया था, जब राज्यसभा ने सुब्रमण्यम स्वामी का जो स्थान है उसे रिक्त घोषित कर दिया था। सुब्रमण्यम स्वामी जो वर्तमान समय में भी कार्यरत हैं, उनका स्थान राज्यसभा ने रिक्त घोषित कर दिया था, क्योंकि वह राज्यसभा की बैठकों से लगातार 60 दिन से ज़्यादा समय तक अनुपस्थित रहे थे। राज्य सूची में वर्णित अगर कोई विषय है, उन वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा के पास है। अनुच्छेद 249 इस बात का आदेश देता है, इस बात की व्यवस्था करता है कि अगर राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर संसद कानून बनाए, तो ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून संसद बना सकती है, और इसका प्रयोग 1952 में किया गया था, जब व्यापार, वाणिज्य और उत्पादन के वस्तुओं से उपलब्धि और उनके वितरण से संबंधित प्रावधान किया गया था। 1986 में संसद को अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया था। मतलब अगर राज्यसभा के 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित हो जाए कि राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में संसद को इस बात का अधिकार मिल जाता है कि वह इस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अलावा राज्यसभा के पास एक और शक्ति है कि अगर राज्यसभा चाहे तो अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना भी कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 312 में इस बात की व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में संसद को इस बात का अधिकार मिल जाता है कि वह इस संबंध में कानून बना सकती है। ऐसा 1961 में भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के लिए व्यवस्था की गई थी। भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, आप जानते हैं, IAS का एग्जाम होता है, भारतीय वन सेवा का एग्जाम होता है, IFS जिसे कहते हैं, भारतीय चिकित्सा सेवा का एग्जाम होता है। ऐसी परिस्थिति में राज्यसभा संसद को इस बात का अधिकार दे देती है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। तो सामान्य तौर पर हम ये जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के कार्य लगभग बराबर हैं, लेकिन राज्यसभा को 3 विशेष शक्तियां दी गई हैं कि वो अपने सदन के सदस्यों के स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है, राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर कानून बना सकता है, और अगर 312 के अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन भी कर सकता है। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और मुफ्त में हमारी मदद करें। नमस्कार। अगले वीडियो में फिर लोकसभा की चर्चा।